बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो लेक्चर, इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था, उसके बाद में आज जो लेक्चर हमारा है, इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो सिंपल पेंडुलम देखेंगे। मतलब यह है कि सिंपल पेंडुलम उर्दू के अंदर में इसे सादा रकास कहा जाता है। तो सादा रकास क्या होता, पहले ये देखेंगे। उसके बाद में मिसाली सादा रकास किसे कहा जा सकता है, और इस रकास को, मिसाली सादा रकास को अमली मैदान में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता, ये देखेंगे। और ये दोनों पॉइंट होने के बाद हम जो है वो सादा रकास के दौर की मसावत हासिल करेंगे। तो चलो आइए हम देखते हैं पहले कि सादा रकास किसे कहते हैं। तो सादा रकास यहाँ पर कि अगर कुछ 1.5 से 2 मीटर लंबाई का धागा ले लिया जाए और इस धागे के एक सिरे को जो है वो नुक्ती कुर्रा बांधा जाए और दूसरा सिरा जो है मुस्तहकुम सहारे से बांधा जाए। मुस्तहकुम सहारा जिसके अंदर में लपक झुकाव पैदा ना हो, ऐसे सहारे से अगर बांधा जाए तो ये जो होल असेंबली है इसे सादा रकास कहते हैं। फिर से देखिए कि 1.5 से 2 मीटर लंबाई का धागा और इस धागे के एक सिरे को कोई गोला बांधा जाए, कुछ कमियां बांधी जाए और इसका धागे का जो दूसरा सिरा है वो मुस्तहकुम सहारे से बांधा जाए। तो ये जो होल असेंबली है, ये जो दिखाई दे रही है, ये धागा, मुस्तहकुम सहारा, इस तरीके से ये लटकने वाला कुर्रा के मुस्तहकुम सहारे से ये धागा और साथ में उसको एक जो कुर्रा बंधा हुआ है, ये जो असेंबली है इसे सादा रकास कहते हैं। तो आइए हम अब सादा रकास की तारीफ के बाद जो है इसके अंदर में मिसाली सादा रकास की क्या तारीफ की जा सकती है, वो कैसा होगा, उसकी क्या क्वालिटी होंगी, ये हम देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर वो है मिसाली यानी आइडियल, सादा, सिंपल, आइडियल सिंपल पेंडुलम, मिसाली साधा रकास, मिसाली साधा रकास। तो यहाँ जो क्वालिटी होंगी, जैसा दो चीजों पर हमको फोकस करना है तब ये मिसाली सादा रकास हो सकता है या इसे कहा जा सकता है। वो ये कि कुर्रे को लेकर इसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो कुर्रे के अंदर में ये खुसूसियत होना चाहिए कि उसकी जो साइज है वो कम से कम हो, छोटी से छोटी हो, यानी जिसे हम यहाँ पर नुक्ती कह सकते हैं, छोटी चीज को नुक्ती कहा जा सकता है। और ये कि नुक्ती तो हो ही, साथ में ये कि वो वजनी हो, यानी भारी से भारी हो, उसका वजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ये दो खुसूसियत कुर्रे के अंदर में हो और साथ में धागे में ये खुसूसियत हो कि धागा जो है बेवजनी और गैर लचकदार हो। धागे के अंदर में ये दो खुसूसियत हो। अगर धागे में ये दो खुसूसियत कि धागा बेवजनी और गैर लचकदार हो और कुर्रे के अंदर में ये दो खुसूसियत कि वो छोटे से छोटा हो और वजन में भारी से भारी हो, ज्यादा से ज्यादा भारी हो, अगर ये धागे और कुर्रे के अंदर में ये दो दो खुसूसियतें अगर पाई जाए तो ऐसे रकास को जो है मिसाली सादा रकास कहते हैं। तो आइए अब ये कि हम किताब के हिसाब से इसकी तारीफ जो है यूं बयान की जा सकती है कि एक धाती कुर्रा या फिर गोला जो नुक्ती हो
वजनदार हो और धागा बेवजनी और गैर लचकदार हो, तो ऐसे सादा रकास को जो है मिसाली सादा रकास कहते हैं। ऐसा सादा रकास जिसका गोला नुक्ती लेकिन वजनदार हो और जिसका धागा बेवजनी और गैर लचकदार हो, ऐसे सादा रकास को मिसाली सादा रकास कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं तारीफ के बाद कि इसे अमली मैदान में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसे अमली मैदान में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ जो गोला है, जो कुर्रा है, वो नुक्ती है। तो हम जानते हैं कि नुक्ती जिस्म जो है वो वजनदार नहीं हो सकता कि भाई छोटे से छोटे चीज का वजन ज्यादा से ज्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर वजनदार चीज लेंगे तो वो नुक्ती नहीं हो सकती। उसी तरीके से धागे के लाइन से अगर बात की जाए तो यहां 1.5 से 2 मीटर इस सादा रकास में 1.5 से 2 मीटर लंबाई के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। ये 1.5 से 2 मीटर लंबाई का धागा बेवजनी नहीं हो सकता, इसका इस धागे का अपना कुछ ना कुछ वजन होगा। उसी तरीके से कोई भी धागा जो है वो गैर लचकदार नहीं हो सकता कि एक लकड़ी के मानिंद हो, ऐसा वो हो नहीं सकता। इसके अंदर में जो है बीच में कई झुकाव पैदा हो सकता है। तो इसलिए अमली मैदान में मिसाली सादा रकास का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि सादा रकास के अंदर में इस्तेमाल किया गया जो गोला है वो अगर नुक्ती लिए तो वजनदार नहीं होगा और अगर वजनदार लिए तो वो नुक्ती नहीं हो सकता। उसी तरीके से धागे के लाइन से अगर बात की जाए कि धागा जो है इसमें 1.5 से 2 मीटर लंबाई के धागे का इस्तेमाल किया जाता है और ये 1.5 से 2 मीटर लंबाई का धागा बेवजनी नहीं हो सकता और कोई भी धागा गैर लचकदार नहीं हो सकता। इसलिए ये जो मिसाली सादा रकास है इसे अमली मैदान के अंदर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट होने के बाद आइए हम इस पॉइंट की तरफ चलते हैं कि यहाँ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये चीज हम हासिल करेंगे। ये पॉइंट इस पर हम डिस्कस करते हैं। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सादा रकास का दौर, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। दौर पीरियड है दौर, सिंपल सादा, रकास सादा रकास का दौर। इसका फिक्रा हमें हासिल करना है, इसकी इक्वेशन हासिल करना है। इसकी जो डायग्राम है वो इस तरीके से होंगी। ये मुस्तहकम सहारा है जिसे हम इंग्लिश में जो है वो रिजिड सपोर्ट कहते हैं। रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट। इस मुस्तहकम सहारे से जो है एक सादा रकास बांधा गया। ये सादा रकास सादा रकास के अंदर में ये कुर्रा लगाए, ठीक है। अब ये सादा रकास जो है अपने औसत मुकाम के अतराफ में, ये इसका औसत मकाम है। ये सादा रकास अपने औसत मकाम के अतराफ जो है वो एहतजाज करता है।
और ये है कि जब वो आखिरी मकाम पर है तो उस दौरान सादा रकास की जो डोर है वो उमूद के साथ थीटा जाविया बनाती है। सादा रकास की डोर उमूद के साथ थीटा जाविया बनाती है। देखिए ये थीटा जाविया बनाती है। जिस तरीके से ये इसका आखिरी मकाम है, इस जानिब भी उसका आखिरी मकाम होगा। इसे यहां नाम दिया गया ABC, ये पॉइंट बी सी ए, इस तरीके से मैंने इसको नाम दिया। तो जब ये कुर्रा आखिरी मकाम पर होता है तो इस कुर्रे पर दो कुव्वतें अमल करती है। एक उसका वजन mg, जिस जिस्म की कमियत m हो उसका वजन जो है mg होता है। तो उसका वजन mg जो इंतसाबी सिमत में नीचे की जानिब होता है, ये समझ लो इसका जाविया हटाव है x, सॉरी खती हटाव है x। इसी तरीके से दूसरी कुव्वत जो इस कुर्रे पर अमल करती है वो है डोर में मौजूद तनाव T। ऐसी दो कुव्वतें इसके ऊपर में अमल करती है। इस वजन mg को दो उमूदी अज्जा के अंदर में तकसीम किया जा सकता है। मतलब यह है कि इसको जब दो हिस्सों के अंदर में तकसीम करेंगे, दो उमूदी अज्जा में, तो इसमें एक जो है वो mg साइन थीटा होगा और दूसरा जो है वो mg कॉस थीटा होगा। तो आइए देखते हैं कि mg कॉस थीटा कहाँ होगा और mg साइन थीटा कहाँ होगा। तो यहां से जिस तरीके से ये डोर है, इसी के साथ एक सीधा खत खींचते हुए ये रहेगा mg cos थीटा, और ये जो mg sin थीटा है ये इसी के ऊपर में यहां पर देखिए कि इन दोनों के दरमियान में ये है mg sin थीटा। ये जाविया जो है वो थीटा होता है। देखिए कि mg sin थीटा और mg cos थीटा, इनके दरमियान बनने वाला जो जाविया है वो 90 डिग्री का है, 90 दर्जे का है। ये दोनों एक दूसरे पर उन्मुख है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। फिर से इसका एक्सप्लेनेशन एक मर्तबा देख लेते हैं। फर्ज कीजिए कि एक सादा रकास की जो कमियत है वो स्मॉल m है। मैंने यहां पर कुर्रे की कमियत स्मॉल m कहा क्योंकि यहां पर धागे का जो वजन है वो निग्लिजिबल है, इसलिए उसे नजरअंदाज किया जाता है। ठीक है, तो उस लिहाज से मैं इस पूरे सादा रकास की जो कमियत है वो स्मॉल m से जाहिर कर सकता हूं। फर्ज कीजिए कि सादा रकास की जो कमियत है वो स्मॉल m है और इसकी लंबाई कैपिटल L है, जो मैं यहां पर दिखा सकता हूं। देखिए ये इसकी लंबाई है, कैपिटल L, ये इसकी लंबाई है। अब ये सादा रकास अपने औसत मकाम के अतराफ, इस सादा रकास का औसत मकाम जो है वो नुक्ता B है। सादा रकास की कमियत स्मॉल m है, इसकी लंबाई कैपिटल L है और इसका जो औसत मकाम है वो नुक्ता B है। ये सादा रकास
अपने औसत मकाम के अतराफ एहतजाज करता है, और जब वो आखिरी मकाम पर होता है तो ये डोर उमूद के साथ थीटा जाविया बनाती है, और इस कुर्रे पर दो कुव्वतें अमल करती है, एक उसका वजन mg और दूसरा तनाव T। इस वजन mg को जो है तनाव T, ये डोर में मौजूद तनाव T, इस वजन mg को दो उमूदी अज्जा में तकसीम किया जा सकता है, एक है mg sin थीटा और दूसरा जो है mg cos थीटा। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि जो mg cos थीटा है ये तनाव T को तवाजून में रखता है, और ये जो mg sin थीटा है इसकी सिमत जो है वो औसत मकाम की जानिब है। mg sin थीटा की सिमत ये औसत मकाम की जानिब है, और ये mg sin थीटा इस डोर के लंबाई के इस डोर को उमूद है, और ये mg sin थीटा इस कुर्रे को बहाली कुव्वत फराहम करता है। ये mg sin थीटा इस कुर्रे को बहाली कुव्वत रिस्टोरिंग फोर्स ये देता है, फराहम कराता है, इसलिए यहां इसे इस तरह लिखा जा सकता है। देखिए कि F इज इक्वल टू F बराबर माइनस mg साइन थीटा, F बराबर माइनस mg साइन थीटा। अब ये कि यहां मनफी अलामत क्यों ली गई, तो यहां मनफी अलामत इसलिए ली गई क्योंकि ये जो कुव्वत है ये जाविये हटाव थीटा के बढ़ने की मुखालिफत करती है। कुव्वत F मसाफ नंबर 1 में ये जो मनफी अलामत है इससे ये जाहिर होता है कि ये कुव्वत F जाविये हटाव थीटा के बढ़ने की मुखालिफत करती है। ठीक है, तब यहां अगर ऐसा हो जाए कि ये जो साइन थीटा है ये बहुत छोटा हो, यानी यहां पर कहा जा सकता है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा जो है वेरी स्मॉल, अगर ये थीटा बहुत छोटा हो तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइन थीटा नियरली cos टू थीटा। अगर ये थीटा बहुत छोटा हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि साइन थीटा नियरली cos टू थीटा, अप्रोक्सीमेटली cos टू थीटा। देयरफॉर दिस F इज इक्वल टू, देखिए माइनस mg और साइन थीटा के प्लेस पर जो है तुम थीटा लिख सकते हैं। इसे कहा मैंने मसाहत नंबर 2। अब इस थीटा की कीमत मुझे निकालना है। थीटा जो है वो जाविया है, तो जाविया बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि जाविया बराबर कौस की लंबाई बटे निस्फ कुत्र, कौस की लंबाई बटे निस्फ कुत्र, ये हम जानते हैं। जाविया जो है वो थीटा से जाहिर किया गया है, थीटा बराबर कौस की लंबाई, देखिए यहां क्या है, तो कौस की जो लंबाई है वो x है, यानी जो खती हटाव है समझ लो, कौस की लंबाई यहाँ ये x है, और निस्फ कुत्र जो है, निस्फ कुत्र कितना होगा, अगर इसको मैं बहुत जोर से हिलाता हूं, वाइब्रेट करता हूं, ऑसिलेट करता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा ये इधर जा सकता, और ये वही होगा जो समझ लो डोर की लंबाई होगी। मतलब ये है कि यहाँ निस्फ कुत्र की जगह पर जो है वो कैपिटल L लिखा जा सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू
x बाय एल, मैं इसे मसाहत नंबर 3 देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मसाहत नंबर 2 और 3 से, देखिए मसाहत नंबर 2 और 3 से ये हो सकता है कि f इज इक्वल टू माइनस एम जी, और थीटा की जो कीमत है वो x बाय एल, ये मसाहत नंबर 4 दिया इसे, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं, ये सब इस सिचुएशन पर से f की कीमत हासिल हुई, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उस पर से हमें मालूम है कि f इज इक्वल टू ma होता है, f बराबर ma, इसे 5 कहा। अब मैं ये देख रहा हूं कि मसाहत 4 और 5 ये दोनों जो मसाहतें हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मसावी है, इसलिए जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की मसावी है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी मसावी होंगी। इस लिहाज से मैं ऐसा कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 मसाहत नंबर 4 और 5 से, देखिए क्या होगा कि ma बराबर माइनस एम जी एक्स बाय एल, देखिए ये दोनों को इक्वेट किया, दोनों साइड में इज इक्वल टू के mm है, ये कैंसल हो जाएगा, तो a बराबर माइनस जी बाय एल, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ये जो x के नीचे जो l था यहाँ, ये g के नीचे दिया जा सकता है, तकसीम में इसे यहां बताया जा सकता है, तो a इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। अब यहां ये है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ये मसाहत नंबर 6 हो गई हमारी, ठीक है। अब इसमें यह है कि ये जो जी बाय एल है, जी बाय एल ये कांस्टेंट है, सिंस जी बाय एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रास्त तनासुब में वजा एक्स होगा। देखिए कि जब जी बाय एल जो है वो कांस्टेंट है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए रास्त तनासुब में वजा एक्स। अब जब मैंने ये निकाल लिया है कि ए रास्त तनासुब में वजा एक्स, तो यहां इस बात की तस्दीक हो रही है कि इसरा जो है, और वो भी इसरा कौन सा इसरा, ये खती इसरा है, ये खती इसरा खती हटाओ के रास्त तनासुब में है। अब खती हटाओ किसका, तो सादा रकास के खती हटाओ के रास्त तनासुब में है, यानी ये खती इसरा सादा रकास के खती हटाओ के रास्त तनासुब में है। और मनफी अलामत क्या इंडिकेट करती है यहाँ पर, ये निगेटिव साइन, कि ये जो इसरा है ये हटाओ की मुखालिफत करता है, ये इसरा हटाओ की मुखालिफत करता है। तो जब कंडीशन ऐसी बन गई कि इसरा जो है वो हटाओ के रास्त तनासुब में है और इसरा खती हटाओ की बढ़ने की मुखालिफत करता है, तो ये जो कंडीशन है ये साधा मौसी की हरकत की कंडीशन है। मतलब ये कि इससे जाहिर होता है कि ये जो साधा रकास है वो साधा मौसी की हरकत करता है, इससे ये जाहिर हुआ कि साधा रकास साधा मौसी की हरकत करता है। तो इसमें यहाँ ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि साबित कीजिए कि सादा रकास की जो हरकत है वो साधा मौसी की हरकत होती है, तो उसे ये ए रास्त तनासुब में वजा एक्स बताने के बाद यहाँ जो भी कुछ समझ लो मैंने कहा, ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि सादा रकास के
दौर का फिक्रा हासिल कीजिए, इसकी मसावत हासिल कीजिए, तो इससे और हमें आगे बढ़ाना होगा। तो आइए हम इसे देखते हैं कि अभी अभी मैंने ये देखा कि भाई सादा रकास की जो हरकत है वो सादा मौसी की हरकत है, और हमें मालूम है कि वो जर्रा, वो जिस्म जो सादा मौसी की हरकत करे उसके लिए इसरा की मसावत इस तरह होती है, एज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे कहा मैंने मसावत नंबर 7, है ना। कोई भी जिस्म जो सादा मौसी की हरकत करता है उसके इसरा की मसावत इस तरह होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि मसावत 6 ये भी इसरा की कीमत है, मसावत नंबर 7 ये भी इसरा की कीमत है। मतलब मसावत 6 और 7 इन दोनों मसावतों में एक साइड जो है वो इसरा को जाहिर करती है, मतलब ये कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड मसावी है। अगर से कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड मसावी है तो राइट हैंड साइड भी मसावी होंगी। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 मसावत नंबर 6 और 7 से देखिए क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। तो यहां से ये एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे ये जरा को जो है वो वजन की अलामत बना देते, इसलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो ये एक्स एक्स कैंसल हो गया, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल। ओमेगा बराबर जी बाय एल, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी बाय एल, ये हमें हासिल हुआ। इसे मैं मसावत नंबर 8 कहता हूं। अब ये क्या है, अगर से ओमेगा हासिल हो जाए तो ओमेगा हासिल होने के बाद दौर निकालना हो, दौर मालूम करना हो, या फिर समझ लो तवातीर मालूम करना हो, बड़े ही आसानी से ये दोनों चीजें मालूम की जा सकती है जब ओमेगा मालूम हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि टी बराबर जो है वो टॉइस पाई बाय ओमेगा होता है। ऐसा अभी अभी हमने जो है कल के लेक्चर के अंदर में देखा कि ये जो दौर है t इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय ओमेगा होता है। तो यहाँ इज इक्वल टू टॉइस पाई और ओमेगा की वैल्यू रखते फ्रॉम इक्वेशन 8 मसावत नंबर 8 से, तो ये हो गई g बाय एल इज इक्वल टू टॉइस पाई अंडर रूट एल बाय जी, यानी t बराबर टॉइस पाई अंडर रूट एल बाय जी। इस तरीके से ये मसावत नंबर जो है हमारी वो मसावत नंबर 9 हुई। ये मसावत नंबर 9 सादा रकास के दौर का फिक्रा है। मसावत नंबर 9 सादा रकास के दौर का फिक्रा है। और इसमें अगर से वो इस तरीके से सवाल करे कि भाई साबित कीजिए कि सादा रकास का दौर सादा रकास की लंबाई के जजरुल मुरब्बे के रास तनासुब में होता है, तो हियर टॉइस पाई एंड दिस रूट जी इज कांस्टेंट, है ना। तो टी रास तनासुब में जजर के एल इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर नहीं पूछा तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया मसावत नंबर 9 जो है वो सादा रकास के दौर का फिक्रा है। अब यहाँ पर ये जो सादा रकास है इसके कुछ कवानीन हैं, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सादा रकास के कवानीन हम देखेंगे।
अगर से हमने ये फिक्रा, ये इक्वेशन बराबर देख ली है, तो इस इक्वेशन के अंदर ही जो है दो कवानीन छुपे हुए हैं, इस पर से लिखा जा सकता है। साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके अंदर सादा रकास का जो दौर है उसमें सादा रकास की कमियत स्मॉल एम शामिल नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि सादा रकास का दौर रकास की कमियत पर गैर मुनहसर होता है। तो आइए अब हम जो है वो पीरियड के जगह पर इसके लॉज देखते हैं। ये पीरियड देख लेने के बाद, सादा रकास के दौर की मसावत देख लेने के बाद, हम जो है लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम ये देखेंगे। देखिए इसके क्या कानून हो सकते हैं, क्या कानून है। तब ये कानून के अंदर में मैं उस इक्वेशन पर से ही दो कानून लिख सकता हूं। एक ये देखिए कि टी रास तनासुब में टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। उसी तरीके से नंबर 2, ये टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। उसी तरीके से नंबर 3, ये एम पर डिपेंड नहीं करता, और नंबर 4 जो है वो हैता पर भी डिपेंड नहीं करता। तो आइए अब ये यहाँ मैं इसे जुमलों के अंदर में बयान करता हूं, जो इस तरीके से होगा कि ये जो टी है ये किस चीज को जाहिर करता है, ये जाहिर करता है सादा रकास के दौर को। तो सादा रकास का दौर, सादा रकास का दौर सादा रकास की लंबाई के जज़्र मुरब्बे के रास्त तनासुब में होता है। ये हो गया एक कानून, एक पॉइंट हो गया कानून में का पहला कानून समझ लो। हाँ, पहला दूसरा ऐसा कहने के बजाय ये एक कानून हो गया। दूसरा कि सादा रकास का दौर, सादा रकास का दौर इसरा बवजह कशिश, क्योंकि ये जो जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसरा बवजह कशिश के जज़्रुल मुरब्बे के माकूस तनासुब में होता है। सादा रकास का दौर इसरा बवजह कशिश के जज़्रुल मुरब्बे के माकूस तनासुब में होता है। नंबर 3 कि सादा रकास का दौर रकास की कमियत पर गैर मुनहसर होता है। नंबर 4 सादा रकास का दौर इर्तियाश के हैता पर गैर मुनहसर होता है। हम देख रहे हैं कि ये एम और ये जो यहाँ पर स्मॉल ए इसरा के लिए हैता हमने जो है वो कैपिटल ए से जाहिर कर दिया है, कोई बात नहीं। तो इसके ऊपर में ये गैर मुनहसर है। हम देख रहे हैं इक्वेशन के अंदर में, इक्वेशन 9 के अंदर कि यहाँ t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एल बाई जी है। ये दो फैक्टर तो है एल और जी, बाकी ये दो फैक्टर उसके अंदर में मौजूद नहीं है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो इस हैता ए, इत्याश का हैता ए और सादा रकास की कमियत पर गैर मुनहसर होता है, और एल और जी के साथ इस तरीके से मामला होता है जैसा कि मैंने ऊपर में बयान किया। आइए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और वो पॉइंट है हमारा सेकंड पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड उर्दू के अंदर में इसे कहा जाता है सानवी, और इससे भी हटकर ये कि सेकंड फर्स्ट, सेकंड, सेकंड मतलब यहां पर दो नहीं, तो इस पर से इस तरीके से कहा जा सकता है कि
ऐसा रकास, ऐसा सादा रकास जिसका दौर 2 सेकंड हो, ऐसा सादा रकास जिसका दौर 2 सेकंड हो उसे सानवी रकास कहते हैं। ऐसा रकास, ऐसा सादा रकास जिसका दौर 2 सेकंड हो उसे सानवी रकास कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे सिलेबस के अंदर में आगे दिया गया है कि यहाँ सादा रकास की लंबाई हासिल करना, ये जो सेकंड पेंडुलम है सानवी रकास, इसकी लंबाई हमें हासिल करना है, यानी लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ये हमें देखना है। देखिए किस तरह हासिल की जा सकती है। तो इसके लंबाई के लिए बाय डेफिनेशन मैंने ये देखा कि t बराबर 2 सेकंड सानवी रकास के तारीख के मुताबिक t बराबर 2 सेकंड। और उसी तरीके से अभी अभी मैंने जो सादा रकास के दौर की मसावत देखा वो ये थी कि t इज इक्वल टू टॉइस पाई अंडर रूट l बाय g। अभी अभी हमने ये हासिल की थी, ठीक है। अब ये कि यहाँ पर भी वही थ्योरी कि ये दोनों जो है वो दौर की मसावतें हैं कि एक जगह जो है t बराबर 2 सेकंड और दूसरी जगह जो है t बराबर टॉइस पाई अंडर रूट l बाय g। यानी इसके दोनों इक्वेशन के अंदर ये जो लेफ्ट साइड है ये मसावी है, उस पर से मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 और 2 अगर मैं इसे कह दूं कि मसावत 1 2 अगर कह दिया मैंने, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इस तरीके से कहा जा सकता है मसावत नंबर 1 और 2 से, मसावत नंबर 1 और 2 से टॉइस पाई अंडर रूट l बाय g इज इक्वल टू 2। यहां देखिए ये 2 जो है वो बटे में जाएंगे तो 2 बाय 2 यानी ये होगा 1, ठीक है। उसी तरीके से या इस तरह कहा जा सकता है कि ये पूरे जो टॉइस पाई है वो 2 के बटे में गए, तो उसके बाद हमारे पास जो हासिल होगा वो इस तरीके से कि अंडर रूट l बाय g इज इक्वल टू 1 बाय पाई, यानी 2 बाय 2 ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये l निकालना है। देखिए कि l, अगर ये l निकालना है तो क्या होगा कि l इज इक्वल टू g बाय पाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो है वो स्क्वायरिंग करनी होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये l बाय g होगा और ये 1 बाय पाई स्क्वायर होगा। उस लिहाज से l इज इक्वल टू g बाय पाई स्क्वायर। अब ये कि l इज इक्वल टू g बाय पाई स्क्वायर, इस जाब्ते की मदद से हम सानवी रकास की लंबाई मालूम कर सकते हैं। अब ये सानवी रकास की जो लंबाई है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल g पर डिपेंड करती है, इसरा बवजह कशिश पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये जो पाई स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो अब ये कि फिर अब वो कहाँ ज्यादा, क्योंकि स्मॉल g जो है वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर स्मॉल g की कीमत मुख्तलिफ होती है। जैसा कि कुतबैन पर स्मॉल g की कीमत ज्यादा और इस्तेवा पर स्मॉल g की कीमत कम होती है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि सानवी रकास की लंबाई जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ होती है, यानी कुतबैन पर उसकी लंबाई अलग होंगी और इस्तेवा पर उसकी लंबाई अलग होंगी। तो आइए देखते हैं कि वो किस जगह पर ज्यादा होंगी। तो सानवी रकास की जो लंबाई है वो कुतबैन पर ज्यादा होंगी, क्योंकि इसरा बवजह कशिश जो है वो कुतबैन पर ज्यादा होती है और इस्तेवा पर कम होती है। इस लिहाज से इस सानवी रकास की लंबाई कुतबैन पर ज्यादा और इस्तेवा पर
कम होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आज मुकम्मल हुआ। बाकी जो सिलेबस हमारा बाकी है इंशाल्लाह अगले पीरियड के अंदर में जो है इस ऑसिलेशन का ये जो पूरा यूनिट है सभी टॉपिक इसके अंदर में कवर हो जाएंगे। तो बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में उसको कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।